नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से अभी तक बीजेपी उस विवाद से निकल नहीं पाई है जो भागवत ने दिया था, कि अब उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस बार पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम लेकर ईसाइयों की और मुसलमानों को हिंदू धर्मवासियों को अगर उनकी घर वापसी ईसाइयों की और मुसलमानों को हिंदू धर्मवासियों को अगर उनकी घर वापसी नहीं कराई जाती तो ये राष्ट्र के लिए बड़ा खतरा होंगे, इस तरह की बात कही है। अब इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया। तमाम जो ईसाई संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर भागवत से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं और ये आक्षेप लगा रहे हैं कि जब प्रणब मुखर्जी जीवित थे तब उन्होंने इस तरह की बात क्यों नहीं कही। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने इस तरह की बात कही, क्योंकि यह बयान प्रणब मुखर्जी का कभी किसी ने सुना नहीं है। खैर, मोहन भागवत बार बार ये बयान क्यों दे रहे हैं, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, विवादों में आ रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उस पर एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। क्या कहा है पवन खेड़ा ने, सुनते हैं एक बार। साथियों, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़े लगभग 7.5 दशकों से ऊपर हो चुका है, लेकिन एक मुखबिरों का गिरोह, एक गैंग अंग्रेजों ने बनाया था 100 साल पहले। 100 साल इसी साल उनको पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ मुखबिरी करता रहा, देश को कमजोर करता रहा। देश को स्वतंत्र करने का जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसको कमजोर करता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त तो इन्होंने चिट्ठी लिख दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे इसको सैबोटाज किया जाए। ये इनकी असलियत है। और अब एक बीमार आदमी, पूरी तरह से बीमार आदमी मोहन भागवत कहता है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली। ये शब्द भले मोहन भागवत के होंगे, ये पीड़ा, ये दर्द गुरु गोलवालकर का है। गुरु ये मानते हैं उसको, हम नहीं। गुरु गोलवालकर वो आदमी है जो 1947 तक अंग्रेजों की जी हुजूरी करता रहा और उसको दर्द इसी बात का था, ये कैसा संविधान आ गया जो दलितों को आरक्षण देता है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात करता है। ये कैसा संविधान। उसको दर्द इस बात का था, ये तिरंगा कैसे आ गया। और वो दर्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज तक है। इसी सदी की शुरुआत में 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 सक्रिय सदस्य नौजवान लोग घुस गए रेशिम बाग में, नागपुर में, और फहरा दिया उन्होंने तिरंगा। उनको जेल करवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। नागपुर की अदालत में बड़ा लंबा चला यह केस। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे पवन खेड़ा को, कांग्रेस नेता, और किस तरह से उन्होंने मोहन भागवत को बीमार बताया। दरअसल पवन खेड़ा मोहन भागवत के उस बयान का संदर्भ लेकर ये सारे हमले बोल रहे थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत को असली आजादी राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, यानी पिछले साल 22 जनवरी को, उस दिन देश को सच्ची आजादी मिली, उस दिन आजादी को प्रतिष्ठा मिली। तो अब तक आजादी पर और संविधान पर मोहन भागवत का ये हमला था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक और बयान दिया था जिस पर अब भाजपा फिर से फंस गई है, क्योंकि इस बार मोहन भागवत ने धर्मांतरण का हवाला दिया और ये बताया कि किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनसे ये कहा था कि वो जो धर्मांतरण करते हैं वो ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आदिवासियों का एक तबका जो है वो देश विरोधी हो जाता। हालांकि प्रणब मुखर्जी की इस बातचीत का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और ये भी नहीं मालूम कि मोहन भागवत इस बारे में कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी बातचीत हुई वो मोहन भागवत और प्रणब मुखर्जी के बीच हुई। ठीक है कि प्रणब मुखर्जी एक बार 2018 में जब वो गए थे संघ मुख्यालय में, तो उस चीज को संघ के लिए एक बड़ा उस तरह से माना गया कि उसको बूस्ट मिल गया, क्योंकि कांग्रेस के नेता रहे और राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी जो हैं वो पहुंच रहे हैं संघ मुख्यालय, और इस बात को संघ जो है अब इस तरह से पेश करने की कोशिश करता है कि जो प्रणब मुखर्जी के जो विचार हैं वो संघ के विचार और उनमें कोई फर्क नहीं है। और अब मोहन भागवत ने ये जो बयान दिया जिसमें उन्होंने प्रणब मुखर्जी का नाम लेकर साफ तौर पे ये कहा कि मेरी उनसे जब बात हुई थी और उन्होंने
पूछा था कि आदिवासी का जब ये धर्मांतरण होता है तो क्या, मैंने कहा कि वो ईसाई बन जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो देश विरोधी हो जाते। ये बहुत बड़ा हमला है एक तरीके से मोहन भागवत का उन तमाम लोगों पर जो धर्मांतरण के खिलाफ, या जिस तरीके से घर वापसी अभियान जो संघ चलाता है, संघ के अनुषांगिक संगठन जो चलाते हैं, उसके खिलाफ जो बातें जो देश के धर्मनिरपेक्षता और संविधान में यकीन रखने वाले लोग जो करते हैं, उसके खिलाफ मोहन भागवत ने ये बयान दिया। और इसमें उन्होंने इस बार मोहरा बनाया प्रणब मुखर्जी को, जबकि प्रणब मुखर्जी अपनी सफाई देने के लिए, वो ये बताने के लिए इस दुनिया में नहीं है कि मोहन भागवत जो कुछ कह रहे हैं वो सही है या गलत, लेकिन संघ की जैसी आदत है, वो बातें बनाती है, करती है, और जिस तरह से वो पूरा एक भ्रम फैलाता है, तो वो वही चीज इस समय मोहन भागवत ने की। लेकिन इसमें बीजेपी अब फंस गई है, क्योंकि इस बार कैथोलिक बिशप्स का जो संगठन है उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कहा है कि ये सीधे सीधे गलत है और ये हमारे ऊपर बड़ा लांछन है। तो देश का जो ईसाई तबका है वो अगर इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, अगर वो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है, तो फिर मोदी की उन तमाम बातों पर जो अभी तक वो ईसाइयों को किसी तरह बीजेपी के पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सब पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि अभी 25 दिसंबर को मोदी पहुंचे थे यहाँ CSIS जो कैथोलिक बिशप्स का जो संगठन है उनके बीच पहुंचे, और वहां उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने बताया कि मैं किस तरह पोप से मिला और बाकी जो किस तरह से हम ईसाइयों के लिए काम कर रहे हैं और ईसाई समुदाय से किस तरह का उनका जुड़ाव है, और पूरी दुनिया में जो अमन चैन शांति का संगठन, वो जो संदेश है वो कैसे बाइबल से मिलता है। तमाम बातें मोदी ने वहां पर की, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं आपका सगा हूं। लेकिन यहाँ पर मोहन भागवत का ये जो बयान है, ये सारी रिश्तेदारी नातेदारी को यहाँ पर तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में किस तरह से फंस चुकी है भाजपा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और समीर आत्मज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी आप लोगों ने उनको सुना ही। तो समीर जी, क्या कहेंगे भागवत जी का ये जो बयान है, एक के बाद एक, हालांकि ये बातें भी उन्होंने इंदौर के उसी कार्यक्रम में कही, लेकिन अब ये हो रहा है कि उनके भाषण के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग विवाद खड़ा हो रहा है। और बीजेपी जो इस समय पूरी कोशिश में लगी है कि किसी तरह अपने नंबर वो बढ़ाए। लोकसभा में तो नंबर उसके घट गए, लेकिन राज्यों में जीते या लोगों को अभी भी भरोसा दिलाए कि मोदी है तो सब कुछ ठीक है, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल ईसाई समुदाय, वो जो आदिवासी समुदाय जो बड़ा तबका है देश का, उस पर भी ये प्रहार है मोहन भागवत का। क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पर बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है? सर्वमित्रा जी, बीजेपी फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, मोहन भागवत और आरएसएस भी फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके राजनीतिक मायने तो बड़े निकाले ही जाएंगे, लेकिन एक जो आरएसएस पर, संघ परिवार पर एक जो बड़ा आरोप लगता है, आरोप ये लगता है कि तथ्यहीन बातों को किस तरीके से उसको सही साबित करने की कोशिश की जाती है, उसका एक बड़ा प्रमाण ये दिखाई पड़ रहा है। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, उनसे मोहन भागवत की बात हुई। प्रणब जी 5 साल मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, 5 साल राष्ट्रपति रहे। उसके बाद आपने जैसा बताया भी कि आरएसएस के कार्यक्रम में भी गए, तमाम राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वो कई सारे जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उनमें जाया करते थे। प्रणब दा ने तो कभी इस तरह की बात नहीं की, और मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से मोहन भागवत जी से उन्होंने वो बात कही थी, तो प्रणब मुखर्जी की बात को उस समय उन्होंने नहीं कहा जब तक वो जीवित रहे। यहां तक कि संघ ने अपने कार्यक्रम में उनको बुलाया भी, क्या उस समय भी ये बात नहीं कह सकते थे? आज अचानक, जबकि प्रणब मुखर्जी उस बात की पुष्टि करने के लिए नहीं है इस दुनिया में, तो संघ प्रमुख खुद ये बात कह रहे हैं, उससे क्या समझा जाए? सही उसका कोई प्रमाण तो हो नहीं, या तो कोई रिकॉर्डिंग रखे हो तो सुना दें, और कान में कही हुई व्यक्तिगत बात है उसको आप इतने दिनों बाद अगर कर रहे हैं तो उस पर किस तरह से भरोसा होगा? ये वही बात है जो इनके ऊपर लगातार आरोप ये लगते हैं कि बहुत सारी तथ्यहीन बातों को, बहुत सारी ऐसी घटनाओं को जो कभी घटी नहीं होती हैं, उनको सही घटना बताने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे आरोप एक बार फिर पुख्ता होते दिख रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से। दूसरी ओर ये जो इनके बयानों की चर्चा है, अब ये बिशप्स का संगठन, ईसाइयों का संगठन आ गया है, अब क्यों नहीं विरोध करेगा? उसके ऊपर आप इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं, वो भी
तथ्यहीन, जिसका कोई आधार नहीं है और जिसके जरिए जिसको आप कोट कर रहे हैं, जिसको उद्धृत कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। और उन्होंने कभी इस तरह की और कोई बात नहीं कही। कभी कही हो तो समझ में भी आता है कि हाँ, इस तरह की बातें वो किया करते थे और एक बार फिर उन्होंने कह दिया होगा। तो आप ऐसे व्यक्ति पर, तो ये सारी चीज़ें ये बहुत बड़ा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं। और कहा यह जा रहा है, जो अभी राम मंदिर के अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जो इन्होंने कहा कि वास्तविक आज़ादी तब मिली है, दरअसल पिछले दिनों के कुछ बयानों के आधार पर जो मोहन भागवत कह चुके हैं कि हमको मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की चीज़ें बंद करनी होंगी और इस तरह से कुछ लोग खुद को नेता बनाने अपने को पेश करने की को साबित कर रहे हैं। ये सारे बयानों को लेकर बीजेपी में ज़बरदस्त नाराज़गी थी संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर। और सीधा सीधा किसके ऊपर वो टारगेट कर रहे थे, ये भी कोई बहुत समझना मुश्किल नहीं है। योगी आदित्यनाथ को, यूपी के मुख्यमंत्री को कहा। हालांकि ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ संघ के बेहद करीबी हैं, लेकिन सीधे सीधे जब ये बातें कही जा रही हैं तो उनको टारगेट किया गया। और आप देखिए कि जब मोहन भागवत जी ये बयान दे रहे हैं तो उनके बयानों के बाद और कितनी एग्रेसिवनेस के साथ यूपी सरकार इस तरह के काम कर रही है। चाहे आप संभल में देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, यानी उनको मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आप इस तरह की बातें बोलेंगे तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है, हम उल्टा ही करेंगे, हमें जो करना है। तो मोहन भागवत को ये लग रहा है कि एक जिस राजनीतिक संगठन को तैयार किया, हमने चुनाव जिताकर यहाँ तक पहुँचाया, वो हमारे खिलाफ इस तरह से हो जाएगा तो फिर हमारी रह क्या जाएगी। हमारी जितनी जो स्थिति बनी हुई है वो उसी वजह से है। और आप देखिए कि इस सरकार में जब से एनडीए की सरकार है, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली, संघ की भूमिका क्या रह गई है। केवल उसका फायदा संघ प्रमुख को भी किस तरह से आम लोगों से अलग कर दिया गया सिक्योरिटी देकर। अयोध्या में जब शिलान्यास हो रहा था तो वहां संघ प्रमुख की क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री मोदी कितनी तवज्जो देते हैं, गिन चुन करके 10-11 साल में 2-3 बार ऐसा हुआ होगा जब एक मंच पर बैठे हो। ये सारी चीजें बता रही हैं कि उनको अब अपने अस्तित्व का और खुद संघ के अस्तित्व का खतरा दिखाई पड़ रहा है। चुनाव से पहले देखा ही आपने, जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें तो आपकी अब जरूरत ही नहीं है। तो अब इनको लग रहा है कि इस तरह और बयान हम ऐसे दे रहे हैं तो हम ही को टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने लगा कि थोड़ा इसको डैमेज कंट्रोल किया जाए इस तरह की बातें करके कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम हिंदुत्व पे अपने चलने वाले हैं और जो हमारी विचारधारा रही है वो बिल्कुल वही रही है। तो एक ये भी हो सकता है कि बीजेपी के अंदर जिस तरह से उनका विरोध हो रहा था, अब कहने को सीधे तौर पर तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो घटनाएं होती दिख रही हैं उससे ये साफ लग रहा था कि मोहन भागवत के इस तरह के बयानों से लोग खुश नहीं है, बीजेपी के लोग। अब वो कुछ ऐसे बयानों को देकर इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दों को कि चीज़ें उलझी रहें और पिछले उनके बयान लोग भूल जाएं। ये बिल्कुल, इसको तो क्या कहा जाएगा, निराधार से भी बड़ा कोई शब्द हो जिसका आप कह रहे हैं, जिसको आप कोट कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है और वो अपने मरने से पहले वो सार्वजनिक जीवन में थे, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे रहे, तब आपने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, आज अचानक से आपको कैसे याद आ गई। तो ये सब चीज़ें कई तरह के विवादों को जन्म दे रही हैं और जो विश्वसनीयता का संकट जिससे अभी तक आरएसएस जूझ रही है, वो विश्वसनीयता का संकट और ज्यादा गहरा हो गया है मोहन भागवत की इस बयान से। जी बिल्कुल, बीजेपी पर पहले ही बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा कि अभी वो अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने कहा उस पर वो कैसे बचाव करे, किस तरह से वो शहजाद पूनावाला की टिप्पणी को जो है उससे मुक्ति पाए। लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक नए नए विवाद खड़े होते जा रहे हैं और इस बार तो मोहन भागवत ने अति ही कर दी है जब उन्होंने प्रणब मुखर्जी का नाम लेकर ये कह दिया कि प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा था कि अगर संघ द्वारा धर्मांतरण पर काम नहीं किया गया होता तो आदिवासियों का एक वर्ग राष्ट्र विरोधी हो जाता। बहुत बड़ी बात है और खास तौर पर ये बात प्रणब मुखर्जी को लेकर कही गई, तो इसका मतलब मोहन भागवत उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और अपने काम को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रणब मुखर्जी इस समय दुनिया में नहीं है कि वो इस बात को बताएं। और जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहीं और ये सारी बातें पहले भी किसी दूसरे मंच से की होती, कुछ ऐसी बातें होती तो समझ में आता, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने ऐसी कभी कोई बात नहीं की, ना उनके जो मेमोयर्स हैं या उनके बच्चे बता सकते हैं कि वो उन्होंने कभी उनसे कोई चर्चा में ऐसी बात की हो।
तो भी उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और उस बात को मोहन भागवत यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन इसमें वो बीजेपी को फंसा रहे हैं, क्योंकि कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, CBCI, इसने गुरुवार को यानी कल उसने मोहन भागवत की इस टिप्पणी की बहुत आलोचना की और ये कहा कि ये जो है हम 2.3% ईसाई भारतीय नागरिक इस तरह के छलपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रचार से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। घर वापसी शब्द का इस्तेमाल RSS और उससे जुड़े संगठन जो है वो मुसलमानों के और ईसाइयों के हिंदू धर्म में लौटने के लिए करते हैं। और हम जानते हैं कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, मतलब बहुत सारी जगहों पर जहां आदिवासी बहुल इलाके हैं और जिनके वनवासी कल्याण आश्रम चलते हैं, जहां वो पूर्वोत्तर से जो आदिवासी बच्चे हैं उनको हिंदी भाषी क्षेत्रों में ले आते हैं, ताकि उनको बताते हैं कि वहां वो ईसाई न बने, इसलिए हम उनको यहाँ ला रहे हैं। तो ये सारे काम संघ करता आया है। ये बिल्कुल गैर वाजिब काम है, संविधान के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोहन भागवत अपने इस काम को सही ठहरा रहे हैं और हवाला दे रहे हैं प्रणब मुखर्जी का। लेकिन समीरात्मक जी, जिस तरह से अब इसमें ये जो कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, इस संस्था का ये जो बयान आया है, क्योंकि ये प्रतिनिधि संस्था मानी जाती है और तमाम जो देश के ईसाई वर्ग जो है वो इसके कहे पर चलते हैं, इसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, इस संस्था की बात को। और इसमें आदिवासियों पर भी जो एक उंगली उठाई गई है, क्या यहाँ पर बीजेपी अपना बड़ा नुकसान करते हुए दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, नुकसान तो है ही, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बीजेपी, जो आपने अभी बताया भी कि मोदी बाहर भी जाते हैं और यहाँ भी ईसाई संगठनों से मिलकर एक उनके साथ अपना तो दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अपना तो बहुत सारी जगहों पर जाते हैं और जिनके पास भी जाते हैं सबसे वो अपना रिश्ता बहुत गहरा बताते हैं। लेकिन जिस तरह से इनके साथ किया जाता है, अभी हाल फिलहाल में भी उनकी इस तरह के संगठनों से मुलाकात हुई, बाहर भी जाते हैं तो मिलते हैं। तो ये अब जो वो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो कितना ज़मीन पर दिखता है और हवा में दिखता है, दोनों चीज़ें साफ दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इस तरह के बयान और भी ज़्यादा घेरने वाले हैं कि पहली बात तो आप उन एक इतने बड़े धार्मिक समुदाय पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर आप आदिवासियों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उनको कोई भी अपनी तरफ मोड़ सकता है और लालच देकर उनको कन्वर्ट कर सकता है। और तीसरी बात, आप अपनी इन गतिविधियों को जस्टिफाई करने के लिए आप पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत, यानी अब तो कोई ये भी कह सकते हैं कि किसी और पर भी आक्षेप लगा सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसा कह दिया, क्योंकि पर्सनल बातचीत है हमारे और आपके बीच, अगर बातचीत है जिसको किसी ने नहीं सुना है और जिसके ऊपर जिसको आप कह रहे हैं वो बताने के लिए जीवित नहीं है, तो इसको समझा क्या जाए। लेकिन कुल मिलाकर बात वही है कि जो विश्वसनीयता का संकट आरएसएस पर रहा है, जिसका जवाब अभी तक वो नहीं दे पाती है, एक बार फिर मोहन भागवत ने साबित कर दिया कि कैसे वो गलत चीज़ों को, तथ्यहीन चीज़ों को सही बनाने का प्रयास करते हैं। उनको लगा होगा हम एक झटके में कह देंगे, कौन समझ रहा है। बाद में मोहन भागवत के बाद यही सारी चीज़ें और लोग कहना शुरू करते और एक दिन होता कि हाँ, प्रणब मुखर्जी ने इस तरह की बात कही थी। लेकिन अब जो बात कह रहे हैं, जो विरोध में उतर आए हैं सीधे तौर पर बिशप्स के संगठन, उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों अब बहुत ही मुश्किल में फंसने वाले हैं। कई मुद्दों पर जो आपने बताया भी कि लगातार ऐसे तमाम मुद्दों पर ये संकट में फंस रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को किस तरह से देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस बयान से मजबूत होती दिखाई पड़ रही हैं। संविधान को बदलने का जो आरोप क्या लगा, इनके ऐसे ही बयानों से, बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयानों से ही उसको मजबूती मिली और लाकर उसने 240 सीटों पर खड़ा कर दिया। तो निश्चित तौर पर इसका बहुत नुकसान होने वाला है और नुकसान भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीतिक रूप से नुकसान होगा, आरएसएस के लिए, संघ के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। वो ये है कि एक बार फिर एक हो गया कि संघ कैसे झूठ बोलता है और झूठ बोलकर तमाम जो तथ्यहीन बातें हैं उनको सही साबित करने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी तो संकट में है ही और उसको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। आरएसएस पर भी एक बड़ा संकट है, जो अब 100 साल उसके होने जा रहे हैं। इस 100 साल
होने से ठीक पहले जो अब अपना शताब्दी वर्ष वो मनाएंगे, उसमें उन्होंने एक बार फिर ये बता दिया कि हम किस तरह से गलत चीज़ों को रखते हैं पहले, और उसके बाद एक आदमी रखेगा, फिर 100 लोग उसी को बोलने लगेंगे। यानी एक झूठ को 1000 बार बोल दिया जाएगा तो वो सही साबित हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से साबित करने की कोशिश की ही जा रही हैं। अब उसमें अगर एक नाम ये आ जाए, और जो इनके बहुत बड़े एक तरह के मेंटोर बताए जाते हैं, सावरकर, वीर नाम उनके कैसे जुड़ गया? खुद ही अपने नाम से उन्होंने किताब लिखवा दी किसी से, और अपने को उन्होंने वीर कह दिया, तो बाद में उनका नाम हो गया कि भाई वो वीर सावरकर है। ये सारी और ये तो एक उदाहरण है, ऐसे ढेरों उदाहरण है। उन्हीं तरह के तथ्यहीन चीज़ों को सही साबित करने की कोशिश होती है। ये एक बार मोहन भागवत फिर से उसको साबित करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये है कि मौका उन्होंने ऐसे समय कह दिया कि विश्वसनीयता के संकट से तो जूझ ही रहे हैं। एक बार उसी समय में आपने एक और बात कह दी, तो अब वो जो संकट है आपका और गहरा हो गया है, और आपके संकट की वजह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये संकट और ज्यादा गहरा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी पहले ही जूझ रही है कि कैसे वो संभाले अपनी डूबती नैया को, या लड़खड़ाते जो क्योंकि दिख रहा है कि मोदी से अब देश जो है, देश तो उनसे पहले भी नहीं संभल रहा था, लेकिन फिर भी अपने बहुमत के दम पर वो डटे हुए थे, और अब तो लोकसभा में बहुमत भी नहीं है, तो उनको अपने साथियों को साथ लेकर अभी किसी तरह से उनको जोड़कर रखना है। और ऐसे में संघ जो है वो ये कर सकता था कि बीजेपी का बचाव करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी को और डुबाने में मोहन भागवत लगे हुए हैं। जब बिहार चुनाव में पहले उन्होंने आरक्षण पर बयान दिया था, उसमें बीजेपी को नुकसान हो गया और बिहार उसके हाथ से चला गया था। फिर खुद मोदी ने कर्नाटक चुनाव में जिस तरह बजरंग बली का वो मुद्दा ले आए, और बजरंग दल और बजरंग बली को एक जैसा जब उन्होंने बता दिया, तो उसका नुकसान वहां बीजेपी को हुआ। तब संघ ने वहां पर मोदी को खरी खरी सुना दी कि आप केवल हिंदुत्व के उस पे नहीं, और आपको काम करके बताना पड़ेगा। यानी एक दूसरे की टांग खिंचाई में मोदी और संघ भी कोई पीछे नहीं है। और उसके बाद जेपी नड्डा ने जब ये बोल दिया कि हम तो इतनी बड़ी पार्टी हो गए, अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो अब संघ ने फिर अपनी एक अहमियत यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, और ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जो हैं वो फिर से बीजेपी को यहाँ पर फंसा रहे हैं, और बल्कि फंसा चुके हैं। और जैसा कि अभी आपने जो जिक्र भी किया कि अब प्रणब मुखर्जी से उनकी आपस में क्या बातचीत हुई हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहली बार नहीं है। 2020 में प्रणब जी की डेथ हुई, और 2023 में एक बार और मोहन भागवत ने कहा था कि मुझसे एक चर्चा में उन्होंने ये कहा था कि दुनिया को हमको धर्मनिरपेक्षता पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं, ये तो हमारे 5000 साल पुरानी संस्कृति में ये चीज अंतर्निहित है। मतलब तो ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने ये बात बोली, और अब मोहन भागवत उसको इस तरह से बता रहे हैं जैसे कि उनसे उन्होंने ये सारी बातें की, और भी ये जो अब ये जो धर्मांतरण वाला मुद्दा है, यानी यहाँ पर वो एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात को भी बता रहे हैं कि संघ भी वही बोलता है और हमारी संस्कृति पुरानी है, और प्रणब दा भी वही बात बोल रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि अगर धर्मनिरपेक्षता को लेकर दुनिया के देश अगर भारत पर उंगली उठा रहे हैं, अगर हम इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि कहीं कोई गड़बड़ दिख रही है, तभी दुनिया उसकी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन बजाय उस इशारे को देखने या उस बात को समझने, उस गलती को सुधारने के, यहाँ पर और दुस्साहस किया जा रहा है ये बताने का कि तुम हमको मत बताओ, ये तो हमारी संस्कृति पहले से है। यानी दिख रहा है कि संघ जो है वो अपने उस चीज पर कायम रहेगा, और बीजेपी को वो बार बार ये इशारा दे रहा है कि तुम भी इसी उग्र हिंदुत्व पर चलो। लेकिन समीरात्मक जी, इस समय जब नरेंद्र मोदी जो है एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर चल रहे हैं, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, और जिस तरह से उनको वक्फ बोर्ड पर झुकना पड़ा, ब्रॉडकास्ट बिल पर झुकना पड़ा, जिस तरह नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह की यात्रा से दूरी बना ली और कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, जैसे झारखंड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पर वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लाकर और जबरदस्ती एक धर्मांधता का विवाद वहां पर खड़ा करना चाह रही थी। क्या फिर से बीजेपी को दिल्ली में, क्योंकि ईसाई समुदाय का असर यहाँ भी दिखेगा, और बिहार में क्योंकि वहां तो आदिवासियों का अच्छा खासा वोट बैंक है, और जो पिछड़े लोग हैं उनका भी, ऐसा नहीं कि केवल आदिवासियों का धर्मांतरण तो आप करवाने में वो रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि जो कोई हिंदुत्व की बात नहीं मानेगा वो देश विरोधी है। जिस तरह से मोहन भागवत ने ये बोला कि वो देश विरोधी हो जाते अगर वो नहीं आते इधर को, इसका मतलब कि जो हिंदुत्व को नहीं मान रहा है वो देश विरोधी है, ये बात मोहन भागवत बोल रहे हैं।
तो क्या अभी दिल्ली और बिहार इन दो चुनाव में बीजेपी की बड़ी परीक्षा है और परीक्षा के पहले ही उसके लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है? जी, मुश्किल तो खड़ी ही हो चुकी है और इसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच ज़बरदस्त नूरा कुश्ती चल रही है। शुरुआत इसकी कहाँ से हो रही है? वैसे तो शुरुआत बहुत सारे इसके पक्ष में तर्क और घटनाएं दी जा सकती हैं, लेकिन जेपी नड्डा का बयान मुझे लग रहा है कि सबसे अहम है, जब उन्होंने कहा कि हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस की ज़रूरत नहीं है तो आरएसएस ने पूरे चुनाव के दौरान देखा हम लोगों ने कि आरएसएस बहुत, ये तो नहीं कहेंगे कि आरएसएस ने हाथ खींच लिए, आरएसएस ने हाथ खींच लिए होते तो ये सीटें भी नहीं आती, लेकिन ये ज़रूर था कि आरएसएस ने उतनी आक्रामकता के साथ बीजेपी का प्रचार नहीं किया या उसके साथ चुनाव में नहीं रही जिस तरह से वो पिछले चुनाव में थी। और दूसरी ओर तो उसका रिजल्ट दिखाई पड़ा, उसके बाद फिर टोन डाउन हुए, जेपी नड्डा भी, पूरी बीजेपी भी, प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी, सारे जितने नेता हैं। अब क्या है, धीरे धीरे फिर से उस पर बातें चल रही है। तो अपनी अभी जो मोहन भागवत के कुछ बयानों को लेकर बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से इग्नोर करना शुरू किया, नज़रअंदाज करना शुरू किया, मुखालफत शुरू की, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि मस्जिदों में मंदिरों न ढूंढने वाले बयान को लेकर आरएसएस को फिर लगा कि शायद हमारी अनदेखी की जा रही है। तो वो इन दोनों चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई सबक सिखाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अगर जानबूझकर मोहन भागवत इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे ये मुद्दा हो और चाहे वो वास्तविक आज़ादी वाला उनका बयान हो, ये दोनों बयान, आने वाले दिनों में बिहार में फिर चुनाव है। ऐसा ही एक बयान आपको याद होगा 2015 में भारतीय जनता पार्टी की बेहतरीन पोजीशन बताई जा रही थी कि चुनाव में थी, लेकिन वो नीचे इस तरह चली आई जब आरक्षण पर मोहन भागवत ने बयान दिया था। और उस बयान को सफाई देते देते भारतीय जनता पार्टी का पसीना छूट गया, लेकिन जनता के भीतर एक बार जब चला गया वो बयान तो समझ में आ गया कि आपकी सोच क्या है। संविधान को लेकर जो अभी बयान चला कि संविधान आप बदल देंगे, 400 पार का नारा हो गया, सफाई देते देते आप चुनाव हार गए और अभी तक आप दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक के भीतर वो बात नहीं गई, वो आशंका जो बन गई थी और आप उसको बार बार साबित भी करते रहते हैं। तो ये दोनों बयान मोहन भागवत के जो अभी 2-3 दिन के भीतर ये जो आ रहे हैं सामने, अब इनका मतलब भी इसी तरीके से देखा जाए, दोनों ही जगह चुनाव में प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी खुद परेशान है कि चुनाव के ऐन समय पर इस तरह के ये बयान क्यों दे रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जाए कि इन दोनों ही संगठनों को, वो तो राजनीतिक पार्टी है और ये संगठन है, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे को अपनी हैसियत बताने और दिखाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, बार बार करते हैं। और आरएसएस दिखा भी देता है, भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी भी ताकत हो, लेकिन उसका संगठन ही तो उसको मदद करता है चुनाव में, और केवल चुनाव में इतनी ही मदद नहीं करता, तमाम दुष्प्रचार को फैलाने का भी काम करता है। तो उसका जो अपना संगठन है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डालने वाली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह भी नहीं सकती है। अब मोहन भागवत के बातों का खंडन कर देगी, अभी तक तो जो वास्तविक आज़ादी वाला बयान है उसका खंडन आया नहीं, कर भी कैसे सकते हैं। तो वो बहुत एक ऐसी दुविधा में फंसी हुई है कि करे क्या। लेकिन इस तरह के बयान साफ दिखा रहे हैं कि आरएसएस चाह रही है कि दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी न जीते, उसका नुकसान हो, ताकि वो अपनी अहमियत साबित कर सके कि हाँ, आपको चुनाव जिताने में हमारी क्या भूमिका रहती। जी बिल्कुल, पवन खेड़ा भले मोहन भागवत को उन्होंने बीमार बोल दिया, और बीमार इसलिए बोला क्योंकि उनकी मानसिकता को इस तरह से कहा कि आप क्या अपमान कर रहे हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिनके कारण हमको आजादी मिली। तो पवन खेड़ा यहाँ पर उन्होंने बीमार बोला। राहुल गांधी ने कह दिया कि आप पर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल जाता अगर वो किसी और देश में होते। लेकिन बीजेपी इन दोनों मामलों पर चुप ही रहेगी ऐसा लग रहा है। और मोहन भागवत अब वो बीमार है नहीं है, या उनका अब वो क्या नई चालाकी कर रहे हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत इसमें संभावनाएं दिख रही हैं कि संघ जो है वो यही खेल खेल रहा है कि बीजेपी को वो उसकी जगह बताना चाहता है कि हम ऊपर रहेंगे और तुम जो है हमारे इशारे पर चलोगे। ये संघ ने बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि उसका प्लान एक तैयार हो गया है, क्योंकि मोहन भागवत
पहली बार नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला हो और उस पर विवाद ना खड़ा हुआ हो। जब वो मोदी को सीधे सीधे उन पर ये तंज कस सकते हैं कि कुछ लोगों को भगवान बनना होता है और उसके बाद भी वो उसके ऊपर भी कुछ और बनना चाहते हैं, ये इस तरह की बातें बोले, और उसके बाद देखिए कि आप मोदी ये बोल रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं और मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो यानी वहां पर मोदी जो है ये मानते हुए दिखे कि मोहन भागवत ने जो कह दिया वो सही है। कर्नाटक चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में जिस तरह से छपा कि आपने क्या क्या गलतियां की, वो मोदी को वहां गलतियां बताई गई। जब लोकसभा चुनाव में जो हार मिली, खासतौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी की सीटें कम हुई, तब भी विवेक पत्रिका या और भी जो संघ की दूसरी पत्रिकाएं, उसमें सीधे सीधे बीजेपी को उसकी गलतियां बताई गई कि आपने कहां पर क्या चूक की। तो संघ जो है वो बहुत चालाकी से काम कर रहा है, और इस समय भी मोहन भागवत का ये जो बयान है ये अनायास उनके मुंह से नहीं निकला। वो जानते हैं वो किस मंच से बोल रहे हैं और कौन सा कार्यक्रम है, और वो दूसरी बातें कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर प्रणब मुखर्जी का नाम लेना, जानबूझकर धर्मांतरण का मुद्दा उठाना और जानबूझकर ये सारी बातें तब करना जबकि चुनाव सिर पर हैं, ये बता रहा है कि भाजपा और संघ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और समीर जी, कल राहुल गांधी जा रहे हैं बिहार, और बिहार में ठीक है चुनाव में तो अभी वक्त है कम से कम 4-5 महीने का, लेकिन माहौल अभी से बनना वहां पर शुरू हो गया है। जिस तरह से हम बार बार ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, कब पलटी मारेंगे, और इंतजार हो रहा है कि कब, अब ये तो खरमास भी खत्म हो गया, मकर संक्रांति आ गई। जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ व्यवहार किया, उसके बाद अभी पशुपति पारस के घर पर लालू प्रसाद पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई। अब राहुल गांधी भी कल वहां पहुंच रहे हैं, कल आरजेडी की भी वहां पर बड़ी बैठक होने वाली है। और इन सब में अभी राहुल गांधी ने, चूंकि कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के वक्त पर उन्होंने सीधे सीधे मोहन भागवत के लिए कहा कि वो देशद्रोह उन्होंने किया है। आज अब ये जो बयान और सामने आया है, क्या लगता है कल राहुल गांधी, संविधान का मसला है क्योंकि वहां पर वो संविधान सम्मान सम्मेलन में बात करेंगे, तो क्या वहां पर फिर वो ये सारे इन बातों को उठाएंगे और नए सिरे से बीजेपी को घेरेंगे? और ऐसे में बीजेपी किस तरह फंस रही है, क्योंकि संघ भी दिख रहा है कि वो उसको बीजेपी को फंसाने का ही काम कर रहा है। क्या कहेंगे समीर जी? राहुल गांधी तो लगातार ये बातें कहते रहते हैं, और अभी उन्होंने जब कांग्रेस क्या मुख्यालय का उद्घाटन था उस मौके पे जो उन्होंने कहा कि वो इनकी इन बातों को हमेशा उठाते रहेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। जाहिर सी बात है, संविधान सम्मेलन में जा रहे हैं पटना में राहुल गांधी, उसमें भी इस बात का जिक्र आएगा ही, और ख़ास तौर पर आज वाले बयान का, दोनों ही बयानों का जो मोहन भागवत का है। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, वो इस मामले में बीजेपी को लेकर क्या अपना रुख रखेंगे, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा। और राहुल गांधी उन लोगों से भी सवाल पूछेंगे, उन जो पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये दोनों लोग लगातार वहां पर जो उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक उथल पुथल, वो लग रहा है कि बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और नीतीश कुमार के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि वो तय कर चुके हैं, केवल समय की बात है। और आप देखिए कि यही दबाव उन लोगों का है कि यहाँ दिल्ली में भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ गई, एक जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो रोकने की उसकी मजबूरी इसलिए है कि दिल्ली की सरकार दांव पर लगी हुई है, केंद्र सरकार अगर वो चले जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये मन बना ही चुके हैं, और जो आपने खरमास का जिक्र किया कि उसके बाद वो कभी भी इस तरह का फैसला ले सकते हैं। अब मोहन भागवत के ऐसे बयान इन चीज़ों को और भी ज़्यादा इंड्यूस कर रहे हैं कि ऐसे फैसले वो जल्दी से जल्दी ले लें। तो सबसे बड़ा जो सवाल है, राहुल गांधी तो लगातार उठा ही रहे हैं और कहते भी हैं कि मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। अब ये बीजेपी के एनडीए के घटक दलों के नेताओं के ऊपर है कि वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या इस अगला कदम उठा रहे हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने जो राज्यसभा में बयान दिया उसका समर्थन कर रहे हैं? अब तक किसी का बयान नहीं आया, और उस बयान के बाद ही नीतीश कुमार लगातार इन कोशिशों में है कि एक अच्छा बहाना मिल गया है एनडीए से अलग हो लो। और हालांकि राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन ये एक बहाना उनको मिल गया। अब मोहन भागवत के भी इस तरह के बयान, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एनडीए के भीतर भी एक जो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी वो और ज़्यादा तेज़ होने वाली है।
और सीधा सीधा उसका नुकसान किसको है? राजनीतिक नुकसान वो भारतीय जनता पार्टी को है। आरएसएस को तो इन बयानों का कोई राजनीतिक नफा नुकसान होना नहीं है, वो सीधा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी का। और वो होगा क्योंकि राहुल गांधी जिस भी सम्मेलन में जाएंगे वो इन बातों को निश्चित तौर पर उठाएंगे और बीजेपी के साथ साथ उसके घटक दलों से भी पूछेंगे कि भाई आप क्या इस मुद्दे पर हैं, आप उस विचारधारा के नेता के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं क्या, जो आपके साथ मिलकर सरकार चला रही है। तो दिलचस्प बात यह होगी कि जो जेडीयू एलजेपी के जो नेता हैं वो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। और आपने जैसा बताया भी कि बिहार में ईसाई समुदाय का और आदिवासी समुदाय का कितना महत्व है, झारखंड में ज्यादा है लेकिन बिहार में भी ऐसा नहीं है कि कम है कहीं से, और आने वाले दिनों में वहां चुनाव होने वाले हैं। तो ये बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाले बयान दिखाई पड़ रहे हैं। और क्यों दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये इसके पीछे ये दिख रहा है कि दोनों के बीच में यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। जी बिल्कुल। और मुक्तिबोध जो कवि मुक्तिबोध वो हमेशा जैसे पूछते थे, किसी से मिलते थे तो कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। और यहाँ पर इस समय बीजेपी के जो घटक दल हैं उनसे इस समय यही पूछा जाना चाहिए कि आप लोगों की पॉलिटिक्स क्या है। क्या आप संघ जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व की राह पर बीजेपी को और इस देश को ले जाना चाहता है, बीजेपी जिस तरह से उसको शासन में बैठाकर, क्या आप लोग भी उसी किस्म का कट्टर हिंदुत्व जो है देश पर थोपना चाहते हैं क्या? क्योंकि मोहन भागवत का ये जो बयान है वो लगातार ये वाला जो बयान है, चाहे आजादी को लेकर दिया गया बयान या उसके पहले के जो तमाम बयान और देश में जो हालात बन रहे हैं, वो ये सारी बातें बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए ये देश जो है वो पहले की तरह महफूज नहीं रह गया है और मोदी जो है वो अपने वादे पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और जैसा अभी आपने जिस तरह का जिक्र किया कि जो मोहन भागवत चाहे जो बोले, लेकिन बीजेपी के नेता ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमको हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो वो उतना ही और तेज हो रहा है ढूंढने का। मतलब तो ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत को इशारा दे रहे हैं और उस तरह से काम जो है वो हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप ईसाइयों को लेकर निशाना आपने साधा है तो उसका असर जो है वो दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर भी पड़ेगा। वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद होंगे। मुस्लिम समुदाय जो है वो परेशान पहले से ही है। अभी जिस तरह से कंगना रनौत की जो फिल्म है इमरजेंसी, उसको लेकर जिस तरह से सिख समुदाय में एक नाराजगी देखी जा रही है, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अलग अलग तबके के लोग लगातार बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में मोहन भागवत का ये जो बयान है ये बीजेपी की मुश्किल को और बढ़ा रहा है। चुनाव के इस मौसम में बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। तो अब अपने इस जाल से वो खुद को कैसे बचाएगी और देश इसमें कहां बच पाएगा, ये देखना होगा। तो समीरात्मक जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा